थोड़ा सा ना पहला आज मराठा वॉर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा नहीं बहुत लेंथी टॉपिक है। कंप्लीट आप देख ही रहे हो, स्लाइड 60 पेजों के अंदर है ये, अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे स्लाइड 60 पेजेस के अंदर है। तो काफी बड़ा टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो मैं आज चाहूंगा कि आप ना मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। आपको मैं पीडीएफ तो दूंगा, जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा अपने नोट्स भी बनाने हैं आज, ठीक है। क्योंकि पहला जो एंग्लो मराठा वॉर है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉर है, तो आप इसके अंदर नोट्स भी बनाओ, अदरवाइज आप ब्लैक कर जाओगे कि कब क्या हुआ। क्योंकि अल्टीमेटली मेरी पीडीएफ है 60 पेज की, तो आपको प्रॉब्लम होगी 60 पेज की पीडीएफ से फिर, ठीक है। उसको मैं समराइज करूंगा आपको 10 से 12 पेजेस में सिर्फ, ठीक है। तो आज आप हेडिंग बनाना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है ना। और इसकी जो तार कनेक्ट होंगे वो करेक्ट होंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। तो आपने हेडिंग बना लिया होगा अपनी कॉपी के अंदर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यानी अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में जो फर्स्ट वॉर हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो कैसे स्टोरी इसकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से कनेक्टेड होती है। देखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ा गया था तो मराठाओं की हार हुई थी, और इस हार को ना जो पेशवा बालाजी राव थे वो पचा नहीं पाए थे। और पेशवा बालाजी राव थे, इनके ना दो तीन तो भाई थे, एक का नाम था रघुनाथ राव, एक का नाम था कृष्णा राव, एक का नाम था सदाशिव राव भाऊ, और इनके तीन बेटे थे जिसका नाम था विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। यानी कि ये पेशवा बालाजी बाजीराव थे, ये पानीपत की जो हार मिली थी इसको ज्यादा पचा नहीं पाए थे, इनको बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा था, और इसकी वजह से क्या हुआ था, इनकी भी 6 महीने बाद ना पानीपत की लड़ाई के बाद, थर्ड बैटल के बाद इनकी भी डेथ हो गई। यानी कि पेशवा बालाजी बाजीराव भी मर गए। और जो पानीपत का बैटल हुआ था इसके अंदर किस किस की डेथ हुई थी, सदाशिव भाव की डेथ हो गई, कृष्णा राव की डेथ हो गई, साथ में इनके बेटे विश्वास राव, इन तीनों की डेथ हो गई। यानी कि दो तो बचे इनके बेटे, एक का नाम था माधव राव, दूसरे का नाम था नारायण राव, एक भाई बचा, ठीक है। यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर इनके दो तो भाई मारे गए, कृष्ण राव और सदाशिव राव, साथ में इनका एक बड़ा बेटा मारा गया जिसका नाम विश्वास राव था। तो इनके दो बेटे बचे हुए हैं, एक का नाम है माधव राव, एक का नाम है नारायण राव, और बचा हुआ है रघुनाथ राव जो कि इनका भाई है। तो अब मुझे आप खुद बताओ कि पेशवा की कुर्सी हो गई खाली, क्योंकि पेशवा बालाजी राव भी मर गए, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब एक चीज बताओ, जो लीगल तौर पे पेशवा बनना चाहिए, भाई को पहला नंबर आना चाहिए या बेटे का पहला नंबर आना चाहिए? सर बेटे भाई। का। बेटे का। भाई का नंबर तो बाद में आएगा भाई, पहले तो सिंहासन पे अधिकार किसका बनेगा, उसके बेटे का अधिकार बनेगा। तो माधव राव को पेशवा बनना चाहिए था, लेकिन ये रघुनाथ राव क्या चाहता था कि मैं पेशवा बन जाऊं। यानी कि ये इनके चाचा जी चाहते थे कि मैं पेशवा बन जाऊं, और माधव, क्योंकि भाई पिता का सिंहासन बेटे को तो मिलेगा, चाचा को थोड़ी मिलेगा। अब एक चीज बताओ, किसी के पिता की प्रॉपर्टी होगी तो बेटे को मिलेगी या चाचा को देके जाएंगे, वो अपने बेटे को देके जाएंगे, पहला अधिकार तो बेटे को है। बेटा या बेटी, बेटा या बेटी नहीं है तो फिर किसी और को देंगे, या उनकी इच्छा है भाई को देना चाहे भाई को दें, चैरिटी करनी है चैरिटी दें, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे कुछ स्टोरी थी, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर पेशवा बालाजी बाजीराव बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, और इस हार के अंदर वो अपने एक भाई कृष्ण राव, सदाशिव राव दोनों को खो देते हैं, साथ में उनका जो बड़ा बेटा होता है विश्वास राव, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो बचता कौन है, रघुनाथ राव जो कि उनका भाई होता है, और साथ में उनके दो बेटे बचते हैं, दैट इज माधव राव, नारायण राव। तो समझ लो अब कि पेशवा की जो कुर्सी हो गई वो खाली हो गई। यानी अब रघुनाथ राव को ये लग रहा था कि पेशवा वो बनेगा, लेकिन उस समय जो माधव राव थे उनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 16 साल थी। तो इसको इसलिए भी लग रहा था कि माधव राव की तो उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 16 ईयर ओल्ड है, तो उनको ये भी लग रहा था कि पेशवा अब मैं बन जाऊंगा। जबकि क्या हुआ, पेशवा बना कौन, माधव राव। यानी कम उम्र के बावजूद भी पेशवा किसको बनाया गया, माधव राव को ही बनाया गया, ठीक है ना। तो अब क्या होता है देखो, तो लड़ाई थी पेशवा बनने की। तो माधव राव प्रूव टू बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ही रिबिल्ड द लॉस्ट स्ट्रेंथ इन द प्रेस्टीज ऑफ मराठा एम्पायर। यानी कि वो कम उम्र के होने के बावजूद भी, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पेशवा बन गए थे, स्टिल ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और इन्होंने क्या करा, मराठा कॉन्फेडरेंसी को अपने अंडर में लेके आए। और मराठा कॉन्फेडरेंसी का मतलब क्या था, इस मराठा कॉन्फेडरेंसी के अंदर कौन कौन आता था, देखो आप हेडिंग बनाओ अपनी नोटबुक के अंदर, मराठा कॉन्फेडरेंसी। पूरी मराठा एम्पायर की बात कर रहे हैं कि मराठा में जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीफ हुआ करते थे उनकी बात करेंगे, कि मराठा साम्राज्य तो बहुत बड़ा था।
कि बड़ौदा में कौन था, नागपुर में कौन था, पुणे में कौन था, इंदौर में कौन था, ग्वालियर में कौन था। तो अलग अलग नाम के मराठा थे, अलग अलग कास्ट थी उनकी, तो उसको बोलते हैं मराठा कॉन्फेडरेंसी। ठीक है, तो सारी मराठा कॉन्फेडरेंसी जो थी वो माधवराव के अंडर में आ गई थी, यानी कि माधवराव का कंट्रोल हो गया था। तो देखो आपने हेडिंग बनाई होगी मराठा कॉन्फेडरेंसी, उसके अंदर लिखो सबसे पहले बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा लिखना और उसके नीचे लिखना गायकवाड़, गायकवाड़ GAIKWAD, बड़ौदा में गायकवाड़, बड़ौदा में गायकवाड़। दूसरा लिखो नागपुर, नागपुर में थे भोसले, VHONSLE, भोसले, नागपुर के अंदर भोसले, नागपुर में भोसले। तीसरा लिखना पुणे में पेशवा, पुणे के अंदर पेशवा खुद थे, यानी कि माधवराव यहाँ पे खुद थे। फिर फोर्थ में लिखो इंदौर, इंदौर में थे होलकर्स, इंदौर में थे होलकर्स, HOLKARS, होलकर्स, इंदौर में थे होलकर्स। ठीक है, इंदौर के अंदर थे होलकर्स। और ग्वालियर के अंदर थे सिंथिया, ग्वालियर में लिखना सिंथिया, SCINDIA, सिंथिया, ग्वालियर में थे सिंथिया। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला ग्रुप ही है जो आज पॉलिटिक्स में एक्टिव है ना, उन्हीं के वंशज थे वो। ग्वालियर में थे सिंथिया, ग्वालियर में सिंथिया। तो मराठा के अंदर कौन कौन आता था? बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, पूना के अंदर पेशवा खुद थे, इंदौर में होलकर थे और ग्वालियर में सिंथिया थे। यानी जितने भी ये मराठी थे ना, वो सारे के सारे वर्क कर रहे थे उस समय किसके अंडर में? पेशवा माधवराव के अंडर में थे। और माधवराव को सडनली पता चलता है कि जो उनके चाचा जी हैं रघुनाथ राव, वो मान नहीं रहे हैं, यानी कि वो पेशवा बनने के लिए लगातार कुछ ना कुछ काम करते जा रहे हैं, ऊट पटांग हरकत करते जा रहे हैं। तो माधवराव क्या करते हैं, उनको ना हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है? घर के अंदर ही निगरानी में रख देते हैं उनको। दिस इज कॉल्ड हाउस अरेस्ट, यानी उनको हाउस अरेस्ट करवा दिया जाता है। यानी रघुनाथ राव को माधवराव क्या करते हैं? हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, घर के अंदर ही जेल में बंद करवा देते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड बीतता जाता है, 1772 का टाइम पीरियड आता है। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, 1772 में माधवराव की ना टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो जाती है। यानी उनको एक बीमारी लग जाती है टीबी नाम की, जिसकी वजह से माधवराव की डेथ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि पेशवा कौन बनेगा जब माधवराव की डेथ हो गई? क्योंकि माधवराव की तो अभी शादी हुई नहीं थी और माधवराव की डेथ हो गई। अब पेशवा किसको बनेगा? थर्ड सन नारायण यंगर ब्रदर। यस, उसका जो यंगर ब्रदर था। और थर्ड सन कौन था उनका? नारायण राव। और नारायण राव की उस समय एज थी, वो थी सिर्फ 17 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो जैसे ही नारायण राव पेशवा बनेंगे ना, वो अपने चाचा जो रघुनाथ राव हैं, जिसको माधवराव ने जेल में डाला था, हाउस अरेस्ट करा था, उसको ये मुक्त कर देंगे, यानी जेल से रिलीज कर देंगे। फिर ये हरकतें करने स्टार्ट करेगा। तो देखो क्या होता है। तो क्या होगा, माधवराव की क्या होती है, आप लिख रहे हो ना बच्चे, नोट कर रहे हो ना? 1772 के अंदर माधवराव की टीबी से डेथ, नोट करते रहना जो जो मेन Yes, पॉइंट sir. आते रहेंगे। 1772 में माधवराव की टीबी से डेथ। ठीक है, नए पेशवा कौन बने हैं अब? नारायण राव। ठीक है, न्यू पेशवा नारायण राव। ये मत लिखना कि 17 साल के थे या 16 साल के, डजेंट मैटर, कितने भी साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो कितने कैपेबल थे 17 ईयर या 16 ईयर्स में भी। ठीक है, तो नए पेशवा जो बन जाते हैं 1772 के अंदर, वो अब माधवराव के छोटे भाई नारायण राव बन जाते हैं। ठीक है, और नारायण राव क्या करते हैं, जैसे ही वो पेशवा बन जाते हैं, वो अपने चाचा को जेल से मुक्त कर देते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इसके बाद ये जो नारायण राव होते हैं ना, ये बहुत वीक पेशवा होते हैं, यानी कि ये बहुत कमजोर पेशवा होते हैं। साथ में क्योंकि इनके चाचा भी इनके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं, तो इनको अपने चाचा को रिलीज करना पड़ता है। रघुनाथ राव वाज रिलीज फ्रॉम द हाउस अरेस्ट, अपने चाचा को भी रिलीज कर देते हैं। और साथ में जो मराठा कॉन्फेडरेंसी होती है ना, जो इसके अंदर होलकर्स होते हैं, सिंथिया होते हैं, भोसले होते हैं, गायकवाड़ होते हैं, ये भी अब इनका साथ छोड़ देते हैं, यानी ये भी अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जो मराठा कॉन्फेडरेंसी के ऊपर इनका कंट्रोल था, वो हट जाता है। यानी अब नारायण राव का कंट्रोल मराठा कॉन्फेडरेंसी के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ पुणे के अंदर है। यानी उनका कंट्रोल बड़ौदा, नागपुर, इंदौर और ग्वालियर के ऊपर नहीं है। जबकि माधवराव जब तक जिंदा थे, उनका कंट्रोल बड़ौदा, नागपुर, इंदौर और ग्वालियर में भी था। उन्होंने इनको एज अ लीडर रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, तो मराठा कॉन्फेडरेंसी से इनका कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि एक वीक पेशवा होते हैं, कमजोर पेशवा होते हैं। तो अब क्या होता है, रघुनाथ राव जैसी जेल से छूट के आता है, तो उसको तो फिर से पेशवा बनना ही था।
और उसको दिखता है कि भाई अब तो सिर्फ एक ही बचा हुआ है, नारायण राव बचा हुआ है, माधव राव की तो डेथ हो गई है। तो नारायण राव को क्या करता है ये माधव राव, उनकी हत्या कर देता है 1773 में। यानी 1772 के अंदर माधव राव की टीबी से डेथ होती है, तो वो पेशवा 1772 में बनते हैं। लेकिन अगले ही साल जैसे ही नारायण राव जेल से रिलीज करते हैं अपने चाचा जी रघुनाथ राव को, तो वो क्या करता है, रघुनाथ राव की हत्या का प्लान कर देता है, यानी कि ये इनकी हत्या करा देता है। तो देखो, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड द कंट्रोल ऑफ द पेशवा ओवर द मराठा कॉन्फेडरेंसी वीकेंड, कंट्रोल इनका खत्म हो गया था। और बाद में क्या करते हैं, जो इनके चाचा जी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भतीजे की मृत्यु यानी कि पेशवा नारायण राव को मार देते हैं। जो ब्लड ब्लड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये नारायण राव को इन्होंने मार दिया है। और किस ईयर में मारा, 1773 में, ये भी लिख लेना, 1773 में नारायण राव डेड। अब ये बात देखो छुपने वाली तो थी नहीं कि भाई नारायण राव का की जो डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, उनके चाचा ने उनका मर्डर किया। ये बात छुपने वाली तो थी नहीं, सबको पता था कि चाचा ने ही अपने भतीजे की हत्या करी है। और सारे जो मिनिस्टर्स थे वो भी अगेंस्ट में थे रघुनाथ राव के, वो चाहते थे कि रघुनाथ राव पेशवा ना बने। तो क्या सीन था उस समय, नारायण राव की ना पत्नी थी गंगाबाई, और गंगाबाई उनकी मृत्यु के कुछ टाइम बाद ना 1774 में उनके बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, यानी क्या सीन बन रहा है, नारायण राव की हत्या हो जाती है। अब नारायण राव की लेकिन शादी हो चुकी थी, और शादी में भी क्या था, तो उनकी वाइफ थी गंगाबाई, गंगाबाई वाज द प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी। और नारायण राव की हत्या के कुछ टाइम बाद 1774 के अंदर वो उनके बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसका मतलब अब नारायण राव का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है कि फादर के बाद पेशवा कौन बनेगा, बेटे को बनना चाहिए। तो यानी कि नारायण राव का बेटा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो अब आप ये सोचोगे कि भाई जिस बच्चे ने अभी अभी पैदा हुआ है वो शासन चलाएगा कैसे, अभी तो उसको कुछ नहीं पता। एक दो दिन 4-5 दिन का बच्चा कैसे शासन चलाएगा, कम से कम जब तक वो 17-18 साल का नहीं हो जाता तब तक तो शासन कर ही नहीं सकता, वो कोई डिसीजन अपने ले ही नहीं सकता। तो सवाल यहाँ पे भी आता है, तो क्या सवाल ये आता है कि तब तक रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया जाए, जबकि उसने अपने भतीजे को मारा और ये बात सबको पता चल गई थी, फैल गई थी ये बात। तो देखो अब क्या होगा, यानी however it was known to everybody that he had conspired for the murder of his nephew नारायण राव। ये बात सबको पता चल गई थी कि नारायण राव को इसी ने मारा है। so he lacked the general populace of Pune and was not considered as legal heir for Peshwa's position। यानी जो पूना के अंदर भी लोग रह रहे थे ना, उन्होंने भी क्या करा, इसको पेशवा का उत्तराधिकारी एक्सेप्ट नहीं करा रघुनाथ राव को, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इसने ही अपने भतीजे की हत्या करी है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद अब क्या होता है, आगे देखो, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं करा गया। कुछ टाइम के बाद 1774 के अंदर नारायण राव विडो गंगाबाई, यानी जो उनकी पत्नी होती हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती हैं अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद। ठीक है, यानी कि बच्चा जन्म लेता है नारायण राव का, तो अब लीगल हायर कौन होगा, नारायण राव के बाद उनका बच्चा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि इस बच्चे को कैसे पेशवा बनाया जाए। तो उस समय क्या होता है कि जो मराठा कॉन्फेडरेंसी होती है, इसके अंदर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर होते हैं, उन मिनिस्टर का नाम होता है नाना फडणवीस। ठीक है, यानी अब सवाल ये आता है कि नारायण राव की डेथ के बाद जो उनका बेटे ने अभी जन्म लिया है, गंगाबाई का जो बेटा हुआ है, ये तो अभी जन्म ले लिया है इसने, तो इसको कैसे पेशवा बनाया जाए, यहाँ प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ये बच्चा खुद तो पेशवा के लिए खड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, अभी चल भी नहीं सकता, तो कैसे बोलेगा, तो बोल भी नहीं सकता कि मुझे पेशवा बनाओ। तो क्या होता है, उस समय मराठा एम्पायर के अंदर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है नाना फडणवीस। ये ऐसे मंत्री होते हैं जिनकी बात हर कोई मानता है। ठीक है, इनके इन्फ्लुएंस सारे बाकी के मिनिस्टर्स के ऊपर होता है। तो नाना फडणवीस शपथ ले लेते हैं कि भाई मैं नारायण राव के बच्चे को पेशवा बना के रहूंगा, यानी कि वो कसम खा लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि भाई नारायण राव के डेथ के बाद जो अगला पेशवा बनेगा वो उनका बेटा ही बनेगा। और उसको वो नाम देते हैं सवाई माधव राव। यानी माधव राव पहले पेशवा थे, वो स्ट्रॉन्ग पेशवा थे, यानी कि बहुत बढ़िया पेशवा थे। उनके टाइम पे पूरी मराठा कॉन्फेडरेंसी अंडर में काम कर रही थी उनके। ठीक है, लेकिन माधव राव की टीबी से डेथ हो गई, तो पेशवा बनाया गया नारायण राव को। नारायण राव एक वीक पेशवा था जिसको रघुनाथ राव यानी उनके चाचा ने मार दिया। तो सवाल आता है कि पेशवा कौन बने, चाचा ने मारा, ये बात सबको पता चल गई थी, तो लोग ये नहीं चाहते थे कि चाचा पेशवा बने। इतने में क्या होता है, नारायण राव की जो वाइफ होती है वो बच्चे को जन्म दे देती है। तो सवाल ये आता है कि छोटे बच्चे को पेशवा कैसे बनाया जाए। तो उसी समय मराठा एम्पायर के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम नाना फडणवीस होता है। ये शपथ ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि भाई बच्चा अब जो बनेगा ना पेशवा अगला, वो नारायण राव का बेटा ही बनेगा। और उसको एक नाम देते हैं, उसका नाम रखा जाता है सवाई माधव राव। यानी वो जो माधव राव है उससे भी एक कदम आगे है, ये सवा शेर है, शेर जैसा बोलते हैं ना, शेर में सवा शेर। तो यानी कि माधव राव से भी ये आगे निकलेगा, यानी नारायण राव के बाद
अब लीगली पेशवा किसको बनाया जाता है? सवाई माधवराव को। ठीक है, अब इस मुहिम को अंजाम देने के लिए नाना फडणवीस को क्या क्या करना पड़ेगा वो देखो आप। तो पेशवा किसने बनना है? नारायण राव के बेटे सवाई माधवराव को। यानी कि ये बच्चा जन्म ले चुका है और इसका तो मैंने आपको बताया ही कि जो उस समय एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे उनका नाम था नाना फडणवीस, और ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं, आई स्वेयर टू इंस्टॉल दिस इन्फेंट एज न्यू पेशवा। वो शपथ ले लेते हैं कि भाई मैं इस छोटे से इन्फेंट को, छोटे से बच्चे को पेशवा बना के रहूंगा। तो पेशवा बनाने के लिए वो क्या काम करते हैं? पेशवा बनाने के लिए पूरी मराठा कॉन्फिडेंसी से बात करते हैं कि भाई अगला पेशवा किसको बनना चाहिए? नारायण राव के बाद उनके बेटे को ही बनना चाहिए, क्योंकि चाचा ने उसकी हत्या करी हुई है। तो इस बच्चे को ही हम पेशवा बनाऊंगा, जब तक ये बड़ा नहीं होगा तब तक मैं देखूंगा। तो नाना फडणवीस बहुत इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर होते हैं, बाकी सारे लोग उनकी बात मान जाएंगे, ठीक है नाना जी आप अपने तरह से एम्पायर को संभालो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसका नाम रखते हैं सवाई माधवराव, और सवाई माधवराव का मतलब होता है वन एंड स्क्वायर माधवराव, यानी कि माधवराव से भी एक कदम आगे, उसका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव। अब देखो क्या होता है, जितने भी मराठा के पावरफुल लोग होते हैं वो नाना फडणवीस के नेतृत्व में क्या करते हैं? काउंसिल बनाते हैं। उस काउंसिल को बार भाई काउंसिल के नाम से जाना जाता है, और इस बार भाई काउंसिल ये डिसाइड करती है, और इस बार भाई काउंसिल के अंदर जो टोटल लोग आते हैं ना, वो 12 लोगों को मिला के ये बार भाई काउंसिल बनाई जाती है, इंक्लूडिंग नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मिला के बार भाई काउंसिल बनाई जाती है, एक संस्था बनाई जाती है जिसके अंदर 12 अलग अलग मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग नाना फडणवीस। और वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब पेशवा किसको बनाया जाए? सवाई माधवराव को बनाया जाए। यानी कि सवाई माधवराव को शपथ तो ले लेते हैं कि मैं सवाई माधवराव को पेशवा बना के रहूंगा, उसका नाम भी वही देते हैं, नाना फडणवीस ही उसका नाम रखते हैं, नारायण राव के बेटे का नाम, कि भाई आज से तेरा नाम माधवराव टू है, और इसी को हम सवाई माधवराव के नाम से भी जानते हैं। तो माधवराव टू और सवाई माधवराव एक ही बात है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा माधवराव टू। तो माधवराव टू उनका ग्रैंडसन नहीं, उनका भतीजे कह सकते हो, छोटे भाई का बेटा ही। ठीक है, तो माधवराव बोलो, माधवराव टू बोलो, या सवाई माधवराव बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो उसका नाम सवाई माधवराव रख देते हैं, और माधवराव टू भी इसी को जाना जाता है। और नाना फडणवीस शपथ ले लेता है कि भाई मैं तुम्हें पेशवा बना के रहूंगा, और पेशवा बनाने के लिए उसको एक काउंसिल बनाते हैं, और उस काउंसिल का नाम होता है बार भाई काउंसिल। और इस काउंसिल के अंदर ना 12 अलग अलग मराठा के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब इनकी ये मुहिम कामयाब हो जाती है। इस प्रोसेस में टाइम पीरियड लगता है 40 दिन, ऑलमोस्ट 40 दिन निकल जाते हैं सवाई माधवराव को पेशवा बनाने में। यानी एक तरफ तो उनके चाचा जी हैं, वो 40 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं, और सवाई माधवराव जो कि अभी सिर्फ 40 दिन का है वो पेशवा बन जाता है। चाचा जी की हरकतों की वजह से वो पेशवा नहीं बन पाया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये 40 दिन का बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल नहीं सकता, तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा इसके बिहाफ पे? यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो क्या डिसीजन होता है? पूरी बार भावी काउंसिल ये डिसीजन लेती है कि इस बच्चे के बिहाफ पे नाना फडणवीस और जो बार भाई काउंसिल है ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। अब यानी कि ये जो बार भाई काउंसिल बनाई गई है, इसके अंदर आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बार भाई काउंसिल के ये 12 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाना फडणवीस का नाम आप याद रखना, कोई जरूरत नहीं है 12 के 12 नाम याद करने की। एक नाम इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा वो महादजी शिंदे का नाम आपको याद रहेगा, वो आगे आएगा, सिर्फ वो नाम आपको याद रखना है, महादजी शिंदे। क्यों? क्योंकि वो अभी इनकी तरफ से ना अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ेंगे। तो अभी देखो, अभी एंग्लो मराठा वॉर अभी स्टार्ट नहीं है, अभी तो मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूँ कि एंग्लो मराठा वॉर होगा क्यों। लड़ाई देखो सब जगह ना गद्दी की लड़ाई हुई है, जब भी जहां भी लड़ाई हुई है ना, जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सिर्फ यही लड़ाई है कि राजा कौन बनेगा, पेशवा। यहाँ पे जो लड़ाई है मराठा एम्पायर में वो सिर्फ एक लड़ाई है कि पेशवा कौन बनेगा। समझ रहे हो? तो चाचा जी चाहते थे कि मैं पेशवा बन जाऊं, ठीक है, लेकिन लीगली पेशवा क्या बनता है, इसलिए वो अपने भतीजे को भी मार देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो पेशवा बनता है वो सवाई माधवराव पेशवा बन गया, और इसके बिहाफ पे कौन राज कर रहा है? नाना फडणवीस और ये बार भाई काउंसिल, यानी कि बार भाई काउंसिल हम राज कर रही थी। लेकिन अब ये बंदा जो है ना रघुनाथ राव, ये मानने वालों में से था नहीं। जब इतना कुछ भी हो गया इसके बाद भी नहीं माना, ये इसने बोला यार पेशवा तो मैंने बन के ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ ये किसकी हेल्प लेने जाएगा कि मुझे पेशवा बनवा दो? So Britishers? ब्रिटिशर्स। अब ये जाएगा ब्रिटिश। अब देखो एंट्री होगी ब्रिटिशर्स की, अब ऐसे एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। यानी जब इतना कुछ हो जाता है ना, इसके बाद भी ये मानने वालों में से तो है नहीं भाई। सवाई माधवराव बार भाई काउंसिल बन जाती है, नाना फडणवीस बन जाते हैं, और ये सिर्फ 40 दिन का बच्चा पेशवा बन जाता है। इसके बिहाफ पे बार भाई काउंसिल और नाना फडणवीस एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ठीक है, नाना फडणवीस एज अ रीजेंट बन जाते हैं और बार भाई काउंसिल। लेकिन ये रघुनाथ राव जो है, जिसको
रघुबा के नाम से भी जानते हैं, ये सुधरने वालों में से था नहीं, इसने तो ठान रखी थी कि मैं पेशवा में बन के रहूंगा, तो इसको चाहिए होता है कि मैं किसकी हेल्प लूं, तो ये किसके पास जाएगा अब ये पेश किसके पास जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ये ठान लेता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन लोगों ने तो पूरी बारवाही काउंसिल बना दी और ये 40 दिन के बच्चे की जगह पे खुद एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम थी। यानी इनको अब समझ में आया कि भाई हम क्या करूं, मैं किसकी हेल्प लूं, तो इसको एक ही सॉल्यूशन नजर आता है कि एक काम करता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ जाता हूँ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी किसके पास गया, ये बॉम्बे काउंसिल के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल के पास जाता है। उस समय जो काउंसिल थी ना वो 3 थी, पहली थी बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे। तो ये बॉम्बे काउंसिल के पास जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनसे कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे पेशवा बनवा दो। तो यानी कि अब ब्रिटिशर्स से पूछते हैं भाई तेरे को हम पेशवा तो बना देंगे लेकिन बदले में हमें क्या देगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा तुमसे बदले में, तुम्हें पेशवा तो चलो बनवा देंगे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे हम पेशवा बनने में, लेकिन हमें क्या दोगे, ब्रिटिशर्स फ्री में तो कुछ करने वाले थे नहीं। तो सवाल ये आता है हेल्प मी इन बिकमिंग पेशवा, ये बोलता है कि मेरी मदद करो पेशवा बनाने के अंदर, मुझे पेशवा बनवा दो। लेकिन ब्रिटिशर्स बोलते हैं व्हाट कैन यू ऑफर, आप हमें क्या दोगे ये तो बताओ, ये फ्री में तो पेशवा बनवाएंगे नहीं हम, आप ये बता दो कि हमें क्या मिलेगा, फ्री में पेशवा नहीं बनवाएंगे, आप हमें क्या प्रोवाइड करोगे ये बताओ, ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं है। तो ब्रिटिशर्स उसका उल्टा बोलते हैं कि भाई मुझे क्या मिलेगा ये तो बता दो, पेशवा बनाने में तुम्हारी मदद तो कर देंगे। तो फिर रघुनाथ राव क्या बोलता है, उनसे पूछता है कि क्या चाहिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बताती है उनको क्या चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की नजर थी सालसट पे और बेसेंट। देखो जो सालसट और बेसेंट वाला एरिया था ना, ये कौन सा एरिया था, ये था मुंबई और थाने वाला एरिया, जो मेन है महाराष्ट्र का एक तरीके से दिल है, कहा जाने वाला दिल है, उस पे इनकी नजर थी ब्रिटिशर्स की कि हमें सालसट वाला एरिया दे दो आप और थाने वाला एरिया दे दो, ठीक है। यानी इनको मुंबई और थाने वाला एरिया चाहिए था, तो इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि आप हमें सालसट दे दो और बेसेंट दे दो। देखो तो रघुबा सीडेड सालसेट एंड बेसेंट टू इंग्लिश, इन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से इनको भी कुछ मिलना था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनको अपने 2500 सोल्जर्स दे दिए और इसी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। यानी इन दोनों के बीच में ना, अभी देखो अभी रघुनाथ राव पेशवा भी नहीं बना, क्योंकि उसको पता था कि वो 40 दिन का बच्चा है, उस 40 दिन के बच्चे को वो कभी भी मार के पेशवा बन जाएगा, तो अंग्रेजों को भी लगा कि भाई इसकी मदद करेंगे तो पेशवा ये बन ही जाएगा। तो इसके साथ ना पेशवा बनने से पहले इसके साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि जब ये पेशवा बन जाएगा तो सालसट और बेसेंट वाला एरिया हमें दे देगा और 2500 सोल्जर्स हमने इसको दे दिए। तो वो ये क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उसको 2500 सोल्जर्स दे देते हैं, ठीक है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, 2500 सोल्जर्स दे देगी। साथ में ये जो रघुनाथ राव होता है, सालसट और बेसेंट वाला एरिया तो देता ही देता है, साथ में सूरत और बहरुच, ये तो दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती हैं, यहाँ से जितना भी रेवेन्यू मिलता है उसको शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। रघुनाथ राव कहता है कि भाई जितना भी रेवेन्यू मुझे सूरत और बहरुच डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 50-50 हो जाएगा, यानी कि आपको हम पैसा भी देंगे, सालसट और बेसेंट वाला एरिया तो पूरा दे देंगे, लेकिन सूरत और बहरुच से जो एरिया मिलेगा उसका आपको हम 50% रेवेन्यू भी प्रोवाइड कर देंगे, यानी रेवेन्यू देने के लिए भी ये एग्री हो जाता है। अब देखो क्या होता है, तो इसके साथ एक ट्रीटी साइन कर दी जाती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। 1775 के अंदर 1775 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हो जाती है। भाई अंग्रेजों को भी तो चाहिए कि उनको कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई हमें ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पहली ट्रीटी साइन कर लेते हैं रघुनाथ राव के साथ, और साथ में इसको क्या करते हैं, ये ले हमारे 2500 सैनिक ले और जा और मराठाओं के ऊपर अटैक कर दी। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने 2500 सोल्जर्स उसको दे देते हैं। तो अब क्या होगा, अब फाइट होनी तो निश्चित है, क्योंकि जब सोल्जर्स रघुनाथ राव को मिल जाएंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अटैक करने तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको भी लालच है, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, उनको बदले में सालसट मिलेगा, बेसेंट मिलेगा और सूरत और बहरुच का रेवेन्यू भी मिलेगा साथ में। तो अब 2500 सोल्जर्स रघुनाथ राव को मिल जाते हैं। तो अब देखो अब क्या होगा, यानी ट्रीटी ये साइन हो जाती है, संधि हो जाती है, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। अब देखो आगे सीन क्या बनेगा, यानी अब ब्रिटिशर्स और मराठा आमने सामने, जो कि हमारा टॉपिक है एंग्लो मराठा वॉर, जिसकी सिर्फ मुझे आपको स्टोरी ही क्रिएट करने में लग गया हाफ एन आवर। तभी मैंने आपको बोला था थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और हाफ एन आवर अभी मुझे इसको एक्सप्लेन करने में लगेगा, ठीक है ना। तो बड़ा टॉपिक था, आज एक ही बार करा पाऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है और बड़ा टॉपिक भी है। यानी रघुनाथ राव के पास अब आर्मी आ चुकी है, 2500 ब्रिटिश के सोल्जर्स उनको मिल चुके हैं और ट्रीटी उन्होंने सूरत में साइन कर लिया, जिसको ट्रीटी ऑफ सूरत बोला गया। और ट्रीटी ऑफ सूरत आप ये याद रखोगे, ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या क्या इन्होंने बोला कि सालसट और बेसेंट किसको दे दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा, साथ में सूरत और बहरुच से मिलने वाला जो रेवेन्यू है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करा जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को क्या दिया, 2500 सोल्जर्स। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सूरत।
अब ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाती है, उनको सोल्जर्स मिल जाते हैं। अब क्या होंगी, दोनों फोर्सेस आमने सामने आएंगी। तो आगे देखो, अब ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाती है, अब कॉपी ऑफ दिस ट्रीटी वाज सेंट टू ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल, यानी कि जो उस समय ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल होती है ना, ये बॉम्बे और मद्रास काउंसिल की, ये दोनों की हेड होती है। तो जैसे ही ये ट्रीटी साइन हो जाती है, इस ट्रीटी को साइन करने के बाद इस ट्रीटी की ना एक कॉपी किसको भेज दी जाती है, कैलकाटा काउंसिल के पास, यानी कैलकाटा काउंसिल के पास इसकी एक कॉपी भेज दी जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई हेड कौन थी, कैलकाटा का काउंसिल वाले हेड थे, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि किसके बीच में ट्रीटी साइन हुई है, क्या उस ट्रीटी के अंदर डिसाइड करा गया है। तो एक कॉपी किसको भेज दी जाती है, कैलकाटा काउंसिल के पास भेज दी जाती है, जो कि उनकी हेड होती है। यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और उस समय जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही होती है, बाद में ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी ये इनके कंट्रोल में ही है, तो हेड होता है बंगाल वाली प्रेसिडेंसी, यानी कि एक कॉपी कैलकाटा काउंसिल के पास भेज दी जाती है। अब क्या होगा, आगे देखो। After the Treaty of Surat, British force under the command of Colonel Keating, कर्नल कैटिंग अपनी सेना लेके आ जाते हैं 2500 सोल्जर्स की, और वो किसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड रघुनाथ राव लेफ्ट सूरत ऑन मार्च 1755, यानी कि देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 1755 की जगह आप इसको सही करना 1775 होगा। ठीक है, 1775 की में लेफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो 1775 के अंदर निकल पड़ते हैं किससे लड़ने, मराठाओं से लड़ने। और मराठाओं से किससे लड़ेंगे, बारभाई काउंसिल और नाना फडणवीस की जो बारभाई काउंसिल है, इनसे लड़ने के लिए। तो रघुनाथ राव के साथ है कर्नल केटिंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2500 सोल्जर्स, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नल केटिंग के नेतृत्व में अपने 2500 सोल्जर्स लेके मराठा एम्पायर की तरफ निकल पड़ती है। ठीक है, अब देखो फाइट होगी किस किस के बीच में, मराठा के बीच में। और मराठाओं की तरफ से जो मराठा को नेतृत्व करते हैं वो करते हैं हरिपंथ फड़के। हरिपंथ फड़के मराठाओं का नेतृत्व करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं रघुनाथ राव और रघुबा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नल केटिंग। क्या होता है, जब ये लड़ाई स्टार्ट होती है, ये लड़ाई स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, मराठा फोर्सेज अंडर हरिपंथ फड़के हरेस द ब्रिटिश फोर्सेज यूजिंग गुरिल्ला टेक्निक। कि गुरिल्ला टेक्निक यूज करके ना ब्रिटिश फोर्सेज को बहुत ज्यादा हरेस करते हैं, छुप छुप के वार करते हैं उनके ऊपर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इनकी गुरिल्ला टेक्निक से, कि छुप छुप के बार बार उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। तो ब्रिटिश की जो फोर्सेज होती है वो भागने पे मजबूर हो जाती हैं। तो इसी बीच में क्या होता है, जो बंगाल के अंदर इनका गवर्नर जनरल बैठा होता है, उस गवर्नर जनरल का नाम होता है वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है, यानी बंगाल के अंदर जहां पे इन्होंने कलकत्ता काउंसिल के पास कॉपी भेजी थी अपनी कि भाई हमने एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली है, तो वहां पे इनका बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर एक गवर्नर जनरल बैठा होता है जिसका नाम होता है बैरन हेस्टिंग्स। बैरन हेस्टिंग्स क्या बोलता है कि भाई मैं ये जो ट्रीटी आपने साइन करी है ना, ये ट्रीटी कैंसिल करता हूँ। क्यों, क्योंकि बॉस के पास तो अल्टीमेट पावर है ना, ट्रीटी तो बॉम्बे काउंसिल ने साइन कर ली, लेकिन बॉम्बे काउंसिल की ट्रीटी सही है या गलत है वो तो कलकत्ता काउंसिल बताएगा, बॉस बताएगा। तो वैरन हेस्टिंग्स को दिखता है कि भाई हम तो हार रहे हैं, तो वैरन हेस्टिंग्स बोलती है जो ट्रीटी साइन हुई है, जो मराठाओं के अगेंस्ट रघुनाथ राव फोर्स लेके गया है बॉम्बे से, वो कहते हैं कि भाई मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रीटी को कैंसिल करता हूँ। तो वो बोलते हैं आई कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, मैं इस ट्रीटी को अस्वीकार करता हूँ, ये ट्रीटी सही नहीं है, स्टॉप द वॉर, युद्ध रोक दिया जाए। यानी कि क्योंकि उनको दिख रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार रही है, तो बैरन हेस्टिंग्स कलकत्ता से ही इंटरफ्रेंस करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैं इस ट्रीटी का कंडेमन करता हूँ, इस ट्रीटी को नकारता हूँ, ये ट्रीटी गलत है। क्योंकि अभी तो वो पेशवा है ही नहीं, तो अपने ट्रीटी साइन कैसे कर ली, लॉजिकल था। रघुनाथ राव जब तक पेशवा नहीं बन जाता तब तक आप उससे सालसट और बैसिन वाला एरिया कैसे ले सकते हो, ये तो अधिकार पेशवा का है ना। और पेशवा कौन बना हुआ है वहां पे, सवाई माधवराव बना हुआ है, और उसकी जगह पे कौन शासन कर रहा है, नाना फडणवीस और बारभाई काउंसिल। वो दे सकते थे अगर उनके साथ ट्रीटी होती तो बैरन हेस्टिंग्स यही बोलते हैं। लेकिन बॉम्बे काउंसिल को यह लालच था कि भाई चलो अगर हमने इसको पेशवा बना दिया तो कल को कहीं अपनी बात से पलट ना जाए, इससे अभी ट्रीटी साइन करवा लो, कि अभी तो ये ट्रीटी साइन कर देगा क्योंकि इसको हमारी हेल्प चाहिए। तो पहली एडवांस में ट्रीटी साइन करवा लेते हैं कि जब युद्ध जीतेंगे तो उसके बाद इससे वो वाले एरिया हम ले लेंगे। ठीक है, तो बैरन हेस्टिंग्स अपना इंटरफेरेंस करते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो ट्रीटी साइन हुई है ना, ये गलत ट्रीटी है और आप इस फाइट को रोक दो। अब देखो क्या सीन बनेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पीछे नहीं हटना चाहेगी। ठीक है, क्योंकि वो भी फाइट कर रही है। तो क्या होगा इस बीच में एक ऑफर दिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मराठाओं को। तो यानी कि ये पहले बोलते हैं स्टॉप द वार, आई कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत, बैरन हेस्टिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो बैरन हेस्टिंग्स की तरफ से ये बोल दिया जाता है। अब आगे देखो,
फिर ब्रिटिशर्स की फोर्स भी पीछे नहीं हटती, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से, वैरेन हेस्टिंग्स की तरफ से ये बोला जाता है, वुड यू लाइक टू डू अ फ्रेंडली ट्रीटी विद अस। ये बोलते हैं कि क्या आप हमारी तरफ से एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करोगे। मराठाओं से बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप आ जाओ और हम आपस में बैठ के बात करते हैं, एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये पुरंदर नाम की जगह पे आमने सामने बैठते हैं, सवाई माधवराव पेशवा भी बैठते हैं, बार भाई काउंसिल भी बैठती है, नाना फडणवीस भी होते हैं। दूसरी तरफ होता है कर्नल अपटाउन, यानी कि अब ये जो कर्नल केटिंग्स था, इसको वापस बुला लिया जाता है और इस ट्रीटी को साइन करने के लिए वैरेन हेस्टिंग्स किसको भेजते हैं, कर्नल अपटाउन को भेजते हैं। कर्नल अपटाउन को बोलते हैं कि जाओ मराठाओं के साथ आप फ्रेंडली ट्रीटी करो, ठीक है। तो इस फ्रेंडली ट्रीटी के थ्रू क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ना मराठाओं को खुश करने के लिए वो ये बोलते हैं कि भाई पेशवा का असली उत्तराधिकारी तो नारायण राव का बेटा ही है, यानी कि सवाई माधवराव को हम पेशवा एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रघुनाथ, अब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो रघुनाथ राव का साथ क्यों दिया आपने, जब आपको पता है कि पेशवा का असली अधिकारी कौन है, सवाई माधवराव। तो सवाल ये बनता है कि भाई आपने रघुनाथ राव का साथ क्यों दिया, अब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनकी फोर्स हारने लगी थी, तो उनको लगा कि एक काम करो, ट्रीटी साइन कर लो, पीस ट्रीटी, संधि कर लो इनके साथ, मराठाओं के साथ। तो ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, उनको लगता था अगर वो खुद हार रहे हैं ना, वो पहले ट्रीटी साइन कर लेते थे। जब उनको लग रहा है कि वो जीत रहे हैं तो बाद में ट्रीटी साइन करते थे कि इसको बिल्कुल हारने दो, उसके बाद ट्रीटी साइन करने के बाद सारी एरिया पे कब्जा हम कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम सवाई माधवराव को क्या करते हैं, वी एक्नॉलेज सवाई माधवराव एज द पेशवा, ठीक है, और टेरिटरी सीडेड बाय मराठा शुड बी रिटर्न टू ब्रिटिश। उन्होंने बोला कि जो मराठाओं ने हमारी टेरिटरी छीनी है ना, वो हमें वापस कर दो। यानी मराठाओं से बोला आपने जो हमारी टेरिटरी छीनी है वो हमें वापस कर दो, जो आपके सवाई माधवराव है हम उनको पेशवा मानने के लिए तैयार है कि नारायण राव के बाद उसका बेटा ही उस पेशवा का उत्तराधिकारी है, भले ही वो छोटा है लेकिन वही पेशवा का उत्तराधिकारी है। और ये बोलते हैं ब्रिटिशर्स शुड नॉट सपोर्ट एनी रिबल्स ऑफ मराठा इंक्लूडिंग रघुनाथ। यानी कि मराठाओं की तरफ से एक डिमांड होती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना मराठा एम्पायर के किसी भी बागी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, यानी मराठा एम्पायर का कोई भी बागी होगा उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगी, इंक्लूडिंग रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे, जबकि पहले वॉर का कारण ही क्या था, रघुनाथ राव उनके पास चला गया था बॉम्बे काउंसिल के पास और उसने बोला था जाके कि मुझे पेशवा बना दो। तो यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, तो मराठा बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से कि आप ना हमारे किसी भी शत्रु के साथ हाथ नहीं मिलाओगे, उसका सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो टेरिटरी हमारी कैप्चर करी है ना वो हमें वापस कर दो, साथ में हम आपके सवाई माधवराव को पेशवा मानने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कुछ बात बनती दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, जब इतनी बात हो जाती है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भाई हमें इससे ना ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं हुआ आपके साथ ये ट्रीटी करके, भाई हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो क्या मिला है, सिर्फ जो टेरिटरी आपने हमारी छीनी थी वो वापस मिली है। लेकिन हमने जब रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी करी थी तो उसने ये बोला था हमें कि सालसठ वाला एरिया और बैसन वाला एरिया वो हमें दे देगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती है कि सालसठ और बैसन उसको दे दिया जाए। तो मराठाओं का गुस्सा होना तो तय था, वो बोलेंगे ऐसे कैसे दे दिया जाए भाई आपको सालसठ और बैसन, रघुनाथ राव को कहीं का पेशवा था जो आपको सालसठ दे देगा, बैसन दे देगा, हम तो नहीं देंगे। तो ये क्या कहते हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है भाई आपके साथ भी हम जब फ्रेंडली ट्रीटी कर रहे हैं तो कुछ तो करो, हमारा भी तो कुछ सोचो। तो मराठा बोलते हैं सालसठ और बैसन तो नहीं देंगे क्योंकि ये तो महाराष्ट्र का दिल है, मराठा एम्पायर का दिल है, इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, ये वाला एरिया तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप एक काम करो, इसकी जगह पे ना कोई भी 3 लाख रुपए तक की दूसरी टेरिटरी मांग लो हमसे। यानी उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ ना कुछ चाहिए हमसे, आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा हमारी तरफ से, तो एक काम करो, सालसठ और बैसन वाला एरिया नहीं देंगे, आप कौन सा वाला एरिया ले लो, इसकी जगह ना इस एरिया के अलावा कोई सी भी टेरिटरी मांग लो जो कि 3 लाख रुपए तक की हो। अब ये 3 लाख रुपए तक की टेरिटरी का क्या मतलब है, यानी ऐसी टेरिटरी जहां से रेवेन्यू का कलेक्शन 3 लाख रुपए तक का होता हो साल का, वो टेरिटरी आप हमसे मांग लो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे व्यापारी, उनको चाहिए था पैसा। तो मराठाओं ने बोला एक काम करो, ज्यादा आपको मैं सालसठ और बैसन तो नहीं देंगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हो हमसे, आप कोई 3 लाख रुपए तक की टेरिटरी ले लो, वो टेरिटरी देने के लिए हम आपको मना नहीं करेंगे, वो टेरिटरी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया था सवाई माधवराव को पेशवा, सारी टेरिटरी रिटर्न हो गई, लेकिन ठीक है ये सारा काम हो गया। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश वर रिटर्न टू सालसठ टू मराठा, यानी कि वो वापस से रिटर्न होकर सालसठ पे आ गए कि सालसठ दे दो, इन ल्यू ऑफ अनदर टेरिटरी वर्थ 3 लाख रुपीज। यानी कि मराठा बोलते हैं कि भाई एक काम कर लो,
67 तो आपको नहीं प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन आप 3 लाख रुपए तक की कोई सी भी टेरिटरी आप ले सकते हो। साथ में इस रघुनाथ राव को बोल दिया जाता है कि आप इससे एक बार बात कर लो कि अगर ये अपनी आर्मी को डिसेबल करता है तो हम इसको ना पेंशन देने को तैयार है। तो मराठा ये भी बोलते हैं कि ये जो रघुनाथ राव है ना, ये स्टार्टिंग से बहुत परेशान कर रहा है, कभी पेशवा बनने के लिए कभी किसी का मर्डर कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी आपके साथ हेल्प मांग रहा है, तो इससे बात कर लो, ये अपनी आर्मी खत्म कर दे, डिसेबल कर दे, और हमसे पैसे लेता रहे, पेंशन लेता रहे, आराम से जिए, पेंशन के ऊपर क्या टेंशन है इसको, जितना इसका खर्चा है वो हमसे खर्च लेता रहे, पेंशन लेता रहे और पेंशन के ऊपर जीता रहे। लेकिन क्या होता है आपको पता ही है कि ये मानने वालों में से था नहीं ये आदमी। तो अब देखो अब क्या होगा आगे। अब क्या होता है, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हो जाती है, यानी कि 3 लाख रुपए तक की टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। अब आगे की तरफ क्या होगा, अब मराठाओं को ये चीज तो समझ में आने लगती है, भाई ये हमारा इंटरनल मैटर था कि भाई पेशवा चाचा बने या भतीजा बने, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना, ये बाहर वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आ रही है यहाँ पे लड़ाई लड़ने। तो उनको ये समझ में आने लगता है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट ना अब मराठा एम्पायर की तरफ है। तो मराठा क्या करते हैं, वो चालाकी करना स्टार्ट करते हैं, वो फ्रेंच के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं। वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई हमारा ना कुछ इंप्रूवमेंट करो, हमारी मदद करो। क्यों? क्योंकि मराठा वांटेड टू इंप्रूव देयर पोजीशन अगेंस्ट इंग्लिश कंपनी सो दैट इन फ्यूचर इंग्लिश शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर। कि भाई अंग्रेज कौन होते हैं हमारे इंटरनल मैटर के अंदर। भाई अच्छी बताओ, अगर आपके फैमिली के अंदर भी चाचा और आपके फादर के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाए तो मैं थोड़ी उसके लिए अंदर आऊंगा कि भी चाचा को दो या आपके पापा को दो, नहीं आऊंगा ना। तो वैसे यहाँ पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आती है, उनके घर का मसला था। रघुनाथ राव डायरेक्टली उनसे बात कर सकता था कि मुझे पेशवा बना दो, तो हो सकता है वो उसको पेशवा बना देते फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उसने बात नहीं करी, वो सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो मराठाओं को ये लगने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस हमारे घर में क्यों है, ये इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं कि किसको पेशवा बनना चाहिए और किसको नहीं बनना चाहिए, कि हम इसको पेशवा रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कौन होते हैं सवाई माधवराव को पेशवा रिकॉग्नाइज करने वाले। तो उनको ये चीज समझ में आने लगा, एक काम करते हैं कि एक काम करो, कल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे सामने आके खड़ी ना हो जाए, तो पहले क्या कर लो, अपनी फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, तैयार कर लो, यानी अपनी फोर्सेस को तैयार कर लो। तो ये क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ मिला लेते हैं, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, इस संधि के थ्रू क्या होता है। मराठा वर सपोज टू गेट 2500 यूरोपियन सोल्जर्स, यानी कि मराठा को इस ट्रीटी के बदले क्या होता है, फ्रांस वाले क्या करते हैं 2500 यूरोपियन सोल्जर्स दे देते हैं अपने। और आपने देखा था इनका एक एक सोल्जर 10-10 सोल्जर्स पे भारी पड़ता है, यानी कि 2500 का मतलब है 25,000 सोल्जर्स मिल रहे हैं इनको इस तरफ तरीके से। तो मराठाओं को फ्रांस की तरफ से, अब देखो जब फ्रांस सोल्जर्स इनको प्रोवाइड करेगा, इनको मदद देगा, फ्रांस भी तो कुछ मांगेगा मराठाओं से, तो अभी देखेंगे कि फ्रांस क्या मांगेगा, ठीक है। तो मराठाओं को मिल जाते हैं 2500 यूरोपियन सोल्जर्स, और साथ में 10,000 इंडियन सोल्जर्स को ये यूरोपियन लाइन्स में ट्रेन करते हैं, यानी कि जैसा फ्रांस वाले अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं वैसे ही 10,000 सोल्जर्स को वो इंडिया के सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। 2500 सोल्जर्स तो अपने दे देते हैं, 2500 सैनिक किलो हमारे 2500 सोल्जर्स हैं, आप रखो अपने पास, साथ में जो तुम्हारे 10,000 सोल्जर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनको बढ़िया बना देंगे, जिससे कि आपका एक एक सोल्जर 10-10 सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ेगा, ठीक है। तो उनको हम कैपेबल बना देंगे युद्ध में लड़ने के लिए। तो सवाल आता है कि इस फ्रेंडली अलायंस के थ्रू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मराठाओं को बोल दिया कि आपको 2500 सोल्जर्स हम दे देंगे, 10,000 सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा, वो मांगते हैं मराठाओं से पोर्ट, कि अबे एक काम करो, एक बंदरगाह दे दो, पोर्ट दे दो। और क्या होता है, वेस्ट कोस्ट के पास फ्रेंच वर सपोज टू गेट अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट पे, यानी कि पश्चिमी तट पे इनको एक पोर्ट मिल जाता है, एक बंदरगाह मिल जाता है। तो यानी कि मराठा को मिल जाते हैं 2500 सोल्जर्स, साथ में 10,000 सोल्जर्स की ट्रेनिंग, और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट। अब ये वाली बात, ऐसा तो है नहीं कि जब इनके बीच में, फ्रेंच के बीच में और मराठाओं के बीच में फ्रेंडली अलायंस हो रहा है तो बात छुप जाएगी, बात छुपने वाले में से तो है नहीं। तो क्या होता है, इस बात की खबर लग जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मराठाओं के ऊपर अब अटैक करेगी, यानी कि ये फ्रेंडली अलायंस हो चुका है। तो अब जो बैरन हेस्टिंग्स होते हैं, आई कंडेम दिस फ्रेंडली अलायंस, वो कहते हैं कि मैं इस फ्रेंडली अलायंस का विरोध करता हूँ, ये फ्रेंडली अलायंस नहीं होना चाहिए फ्रेंच के बीच में और मराठाओं के बीच में। यानी बैरन हेस्टिंग्स को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो बैरन हेस्टिंग्स को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये फ्रेंडली अलायंस क्यों कर रहे हो भाई आप,
इसलिए फ्रेंडली अलायंस कर रहे हो, तो उनको खुद ही डर आ जाता है कि भाई फ्रांस के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। तो अब देखो फाइट होनी तो निश्चित है, तो लड़ाई तो होगी होगी, क्योंकि जब अलायंस बन चुका है, उनके पास आर्मी में 2500 यूरोपियन सोल्जर्स आ चुके हैं, 10,000 सोल्जर्स को ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो इसका मतलब मराठाओं के पास अपनी आर्मी तो थी, तो इसका मतलब वो और कैपेबल हो चुके हैं, अब तो लड़ाई को लड़ेंगे लड़ेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो अब क्या होता है, लड़ाई की शुरुआत होगी, यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो इनका खोपोली के अंदर एक सप्लाई बेस होता है, जहां से ये सेना को सप्लाई करते हैं, जहां पे इनके सारे हथियार रहते हैं, और मराठाओं की तरफ से जो आर्मी की कमांड होती है वो महादजी शिंदे के पास होती है। तो मराठा आर्मी वाज कमांडेड बाय अ ब्रिलियंट जनरल नेम महादजी शिंदे, यानी महादजी शिंदे मराठा आर्मी के कमांडर इन चीफ होते हैं और मराठा आर्मी को ये लीड कर रहे होते हैं। तो मराठा आर्मी की कमान महादजी शिंदे के पास होती है, और महादजी शिंदे क्या करते हैं, तलेगांव के आसपास इंग्लिश आर्मी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस तलेगांव के पास इन ब्रिटिश आर्मी को ये घेर लेते हैं, पूरी तरीके से अपने कब्जे के अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से इस ब्रिटिश आर्मी को भाग के कहां पे जाना पड़ता है, एट बड़ेगांव इंग्लिश आर्मी वाज सराउंडेड बाय मराठा ऑन द साइड, यानी कि ये भाग के बड़गांव में जाती है, और बड़गांव के अंदर भी क्या होता है, इसको घेर लिया जाता है। यानी कि अब इन्होंने क्या करा है बच्चों, यानी कि ये जो मराठा वाली आर्मी है ना, महादजी शिंदे ने पहले इनको तलेगांव के अंदर घेरा, उसके बाद ये मराठा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़गांव में भाग जाती है, उसके बाद ये बड़गांव में जाके घेर लेते हैं, और ये टाइम पीरियड होता है 1779 का, 1779 का टाइम पीरियड होता है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भाग जाती है और उसको सरेंडर करना पड़ता है। अब बैरन हेस्टिंग तक जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जो कि गवर्नर जनरल कलकत्ता के अंदर बैठे होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमको सरेंडर करना पड़ेगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो बड़गांव के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, सरेंडर करती है, यानी कि ये ट्रीटी साइन हो जाती है, वी सरेंडर, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ठीक है, यानी ब्रिटिश फोर्सेस बोलते हैं कि हम आपके सामने सरेंडर करने को तैयार हैं, और साथ में ये इनके सप्लाई बेस के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। अब आगे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू रिलिंक्विश ऑल द टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश सिंस 1775, और ये ट्रीटी ऑफ बड़गांव साइन हो जाती है, और इसके थ्रू क्या होता है, जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं की कैप्चर करी है, वो सारी की सारी टेरिटरी उनको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी, यानी ऑल टेरिटरी मस्ट बी रिटर्न टू मराठा। तो जैसे ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करने के लिए मजबूर करते हैं मराठा महादजी शिंदे, तो क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन बैरन हेस्टिंग तक भी जाती है, और इस ट्रीटी साइन हो जाती है। इस ट्रीटी के अंदर ये बोला जाता है कि सारी टेरिटरी मराठाओं को वापस कर दी जाएंगी, जितनी भी 1775 से ली गई हैं। तो बैरन हेस्टिंग बड़गांव की जो ट्रीटी होती है ना, उसको मानने से मना कर देता है कि भाई इस ट्रीटी को मैं नहीं मानता, मेरे साथ ये ट्रीटी नहीं हुई है, मैं नहीं मानता इस ट्रीटी को, ठीक है। तो बैरन हेस्टिंग क्या करेंगे इस ट्रीटी के बाद, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू लिंकिश ऑल द टेरिटरीज, और रघुनाथ राव भी सरेंडर कर देता है। उसके बाद रघुनाथ राव ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, तो क्या सीन बनेगा, रघुनाथ राव बोलता है कि भाई मैं कन्फेस करता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों के ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं, मैं ही एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो मुझे भी मारो मत, मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो इससे बोलते हैं रघुनाथ राव से कि भी एक काम कर यार, तू हमारा ही अपना है, जैसा भी अब है तो मराठा ही, तो एक काम कर पेंशन पे चला जा, झांसी चला जा। तो यहाँ पे क्या होता है, रघुनाथ राव फाइनली मान जाता है पेंशन लेने के लिए, और वो झांसी चला जाता है। लेकिन वो मराठाओं से बोलता है एक काम करो यार, अगर आप मुझे पेशवा नहीं बना रहे, कम से कम मेरा बेटा जो है बाजीराव टू, कम से कम उसको तो पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में रख लो, यानी कि उसको पेशवा मत बनाना, लेकिन कम से कम पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे बेटे को तो रख लो, मेरे बेटे की क्या गलती है, वो भी तो मराठा एम्पायर का हिस्सा है, आप कम से कम मेरे बेटे को ही रख लो। तो इसकी बात को ना मराठा के जो नाना फडणवीस होते हैं वो मान लेते हैं, चल कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ नहीं रुकेगा, तेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, झांसी। वो रघुनाथ राव को बोलते हैं कि तेरे को नहीं झेलेंगे हम, बेटा को छोड़ जाए यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लगा देंगे, तेरी हरकतें बहुत खराब है, क्योंकि तूने ब्रिटिश, देखो वही वाली बात है ना कि घर का व्यक्ति ही बाहर वाले के साथ जाके मिल रहा है, तभी एंड हो रही है स्टोरी, ठीक है। तो क्या होता है, वो बोलता है कि भाई मेरे बेटे को कम से कम अलाउ कर दो पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो मान जाते हैं मराठा, ठीक है हम तुम्हारे बेटे को पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ कर देंगे। तो अब आगे देखो क्या होता है, ये बोला जाता है, लेकिन बैरन हेस्टिंग्स यहाँ से क्या बोलते हैं, आई रिजेक्ट द ट्रीटी ऑफ बड़गांव, कि ये जो ट्रीटी हुई है, साइन हुई है ट्रीटी, मैं इसको क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता। और वो क्या करते हैं, अब उनको दिमाग में ये समझ में आता है कि मराठा यार हमसे सरेंडर करवाएंगे, ये तो बड़ी शर्म वाली बात है कि हमारा मद्रास के अंदर भी राज है, बॉम्बे के अंदर भी है, और साथ में बंगाल के अंदर भी हमने राज किया हुआ है, और ये मराठा हमसे सरेंडर करवाएंगे। तो बैरन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, अपनी फोर्स तैयार करते हैं। वो 3 तरीके से अपनी फोर्स तैयार करते हैं, कर्नल बुदर्ड को, कैप्टन पोफम को, और जनरल कैमक,
तीन तरह से अपनी फोर्स को तैयार करते हैं वैरेन हेस्टिंग्स। एक फोर्स की, एक सेना की कमांड देते हैं कर्नल गुदर्ड को, दूसरी टुकड़ी की कमांड देते हैं कैप्टन पोफम को, और तीसरी टुकड़ी की कमांड देते हैं जनरल कैमक को। और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई अब ना वैरेन हेस्टिंग आर और पार के मोड में है, यानी लड़ाई लड़ने के मूड में और जीतने के मूड में भी, क्योंकि उन्होंने क्या करा हुआ है, अपने जो सुपर कमांडर थे, बिल्कुल स्ट्रांग वाले कमांडर थे, जो मजबूत कमांडर इन चीफ थे, उनको कमांड सौंप दी है कर्नल गुदर्ड को, कैप्टन पॉफम को और जनरल कैमक को। इनको कमांड सौंप देते हैं और क्या होता है, वैरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ये लोग आगे बढ़ते हैं। कर्नल गुदर्ड 1779 के अंदर अहमदाबाद कैप्चर कर लेते हैं। कैप्टन पॉफम 1780 में ग्वालियर कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद कर्नल गोदर्ड बैसिन कैप्चर कर लेते हैं 1780 के अंदर। इसके बाद जनरल कैमक क्या करते हैं, जो महादजी शिंदिया होते हैं इनको हरा देते हैं, यानी कि मराठा एम्पायर को ये फाइनली अब हरा देते हैं, ठीक है ना। और महादजी शिंदे को हराने के बाद ये सोचते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि इस महादजी शिंदे को ना किसी तरीके से मराठाओं से दूर कर दिया जाए। यानी कि महादजी शिंदे को हराने के बाद वैरेन हेस्टिंग्स ये प्लान बनाते हैं कि अब एक काम करा जाए, किसी भी तरीके से ना इस महादजी शिंदे को इस पूना से दूर भेज दिया जाए, यानी कि मराठाओं से दूर कर दिया जाए। तो ये ब्रिटिश क्या करेंगे, महादजी शिंदे के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेंगे। तो अब देखो क्या होता है, तो महादजी शिंदे को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइडेड सिंथिया फ्रॉम पूना गवर्नमेंट, यानी उसको हटाने के लिए वैरेन हेस्टिंग डिसाइडेड टू डू अ सेपरेट पीस एग्रीमेंट विद महादजी शिंदे। यानी महादजी शिंदे ना पुणे वालों का साथ ना दे, पेशवा का साथ ना दे, तो उसके साथ अलग से पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि भाई तुम पेशवा की साइड से नहीं बोलोगे अब, ठीक है। तो इनका प्लान होता है पहले से। तो ये महादजी शिंदे को ऐसा पीस एग्रीमेंट साइन करके अपने पास ले आते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मराठाओं के बीच में और हमारे बीच में पीस ट्रीटी करवानी पड़ेगी, जिसके मीडिएटर तुम बनोगे महादजी शिंदे। तो महादजी शिंदे तो पेशवा के पहले से ही वफादार होते हैं, तो महादजी शिंदे के साथ अब ब्रिटिश ने भी पीस ट्रीटी साइन कर ली है। तो ब्रिटिशर्स महादजी शिंदे को फोर्स करते हैं कि भाई आप तुम एक काम करो, मराठाओं से हमारी बातचीत कराओ, तुम मीडिएटर बनोगे, तुम बातचीत कराओगे हमारी, इनके साथ नेगोशिएट तुम करवाओगे, हमें जो चाहिए तुम दिलवाओगे। यानी कि महादजी शिंदे क्या करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक आर्बिट्रेटर का काम करते हैं। तो देखो ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं, यू हैव टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन कंपनी एंड पेशवा। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी और पेशवा के बीच में एक मीडिएटर बनना पड़ेगा, और कैप्चर टेरिटरी विल बी रिटर्न टू यू। यानी कि जो टेरिटरी हमने तुम्हारी कैप्चर करी है, महादजी शिंदे को बोल देते हैं कि जो टेरिटरी हमने आपकी कैप्चर करी है आपको वापस कर देंगे, लेकिन आप पेशवा के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मीडिएटर का काम करोगे, हम दोनों के बीच में आप मीडिएटर बनोगे। अब बात आती है, महादजी शिंदे मीडिएटर बन जाते हैं, वैरेन हेस्टिंग इस तरफ है, महादजी शिंदे बीच में, और इधर सवाई माधवराव पेशवा और बारभाई काउंसिल नाना फडणवीस, ये लोग साथ में हैं। अब क्या होता है, इनके बीच में मीडिएटर बन जाते हैं महादजी शिंदे, और एक महादजी शिंदे में गारंटर भी होते हैं। अब पीस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा, और जिसको ट्रीटी ऑफ साल भाई के नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ साल भाई, ठीक है। सो हैविंग महाराज, जैसे ही ये मीडिएटर का काम करते हैं, ट्रीटी साइन होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ साल भाई के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, सालसट शुड कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश, यानी वैरेन हेस्टिंग उनसे अब सालसट वाला एरिया मांग लेते हैं। और सालसट क्या होता है, वो जो बॉम्बे वाला एरिया होता है और जो पुणे वाला एरिया होता है ना, वो एरिया इनको चाहिए होता है। तो वैरेन हेस्टिंग उनसे बोलता है कि भाई मुझे सालसट चाहिए, और बदले में क्या होता है, टेरिटरी कंकर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बेस्टिन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठा। मराठा बोलते हैं कि हमारी जो टेरिटरी तुमने ली है इंक्लूडिंग बेस्टिन वो हमें वापस कर दो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है ठीक है, जो टेरिटरी हमने आपके लिए वो हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन सालसट वाला एरिया अब हमारे पास रहेगा। और साथ में एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि इनसे बोलते हैं कि नाना, इनको बोला जाता है महादजी शिंदे को, इनसे कह दो पेशवा से कि आप अब ना किसी भी यूरोपियन पावर को हमारे खिलाफ सपोर्ट नहीं लोगे, ना सपोर्ट करोगे ना उनका सपोर्ट लोगे। इनका सीधा सीधा हमला होता है फ्रेंच की गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इनका हमला होता है कि भाई आप किसी भी तरीके का सपोर्ट इनको नहीं दोगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, म्यूचुअल गारंटर होते हैं। द इंग्लिश शुड नॉट सपोर्ट रघुनाथ राव, ये बोलते हैं कि अंग्रेज रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, और पेशवा शुड गिव हिम पेंशन, कि वो पेंशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन, कि पेशवा भी किसी यूरोपियन को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट नहीं करोगे आप, जैसे आपने उनको पोर्ट दे दिया, बंदरगाह दे दिया, तो आप नहीं दोगे ये। तो मराठा बोलते हैं कि तुम रघुनाथ राव को स्टिल अभी भी सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं करना है, वो पेंशन पे जी रहा है, उसको पेंशन पे जीते रहने दो, भले ही आप जीत गए हो तो ऐसा नहीं कि आप उसको बुला के पेशवा बनाओगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। बच्चे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
सर ये जो ट्रीटी ऑफ सालभाई था, ये किसके बीच में हुआ था? कौन सा? ट्रीटी ऑफ सालभाई। ट्रीटी ऑफ सालभाई, बैरन हेस्टिंग्स वर्सेस मराठा। बैरन तो हेस्टिंग्स ये जो वर्सेस मराठा, महाजी बात मैं सिंधिया के साथ हुआ था, ये पीस एग्रीमेंट था। बच्चे महाजी शिंदे को तो उन्होंने पहले हरा दिया था, उनके साथ तो पीस एग्रीमेंट पहले ही साइन कर चुके थे कि भाई आप अब उनका साथ नहीं दोगे पेशवाओं का, आप उनके साथ नेगोशिएट कराओगे। तो महाजी शिंदे तो एक मीडिएटर थे सर, महाजी शिंदे की अपनी टेरिटरी अलग थी। ठीक है, महाजी शिंदे तो पेशवाओं के साथ थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के साथ यूपी आ जाए और बॉम्बे दिल्ली के ऊपर अटैक कर रहा है, तो यूपी को मैंने लड़ने भेज दिया, तो यूपी को आपने हरा दिया, तो यूपी को आपने पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया कि दिल्ली के साथ नेगोशिएट करवाओ, इस तरीके से। तो महाजी शिंदे ओके की सर। अपनी अलग टेरिटरी थी, लेकिन वो मराठाओं का साथ दे रहे थे। तो बैरन हेस्टिंग्स ने उनसे बोला कि पीस एग्रीमेंट साइन करो और तुम गारंटर रहोगे, भी तुम्हारी गारंटी है मराठाओं से नेगोशिएट कराना, सालसठ हमें चाहिए तो चाहिए। तो ये नेगोशिएट महाजी शिंदे ने कराया, गारंटर बने वो। और कोई? तो सर इसका सन एक्चुअली कितना जो था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो कौन से ईयर में हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बच्चे जो इसका